गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं विवेक मिश्रा आप सभी का लखनऊ माँ अकेडमी में स्वागत करता हूँ। जैसा कि पिछले क्लास में हमने आप लोगों को गद्यांश के बारे में पूरा परिचय दिया और उसको विस्तार से समझाने का प्रयास किया कि आप कैसे पूरे अंक प्राप्त करें। आज जैसा कि हमने पिछले क्लास में बताया था आप लोगों को कि हम पद्यांश पर चर्चा करेंगे और ऐसे अनेक श्लोक और जितने भी सुभाषितान के खंड हैं जहाँ से पद्यांश आते हैं और आप लोग उनसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाते हैं, उन पर चर्चा करेंगे। देखिए, संस्कृत पद्यांश में ये पिछली बार सीटेट में आया हुआ एक पद्यांश है, जिसे किस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा इन पे चर्चा करेंगे, लेकिन केवल एक पर ही चर्चा नहीं करेंगे। आज हम ऐसे सीरीज आप लोगों के सामने पेश करेंगे कि आप लोगों को लगेगा कि मैक्सिमम यहीं से आपको मिल जाने वाले हैं। तो आइए हम लोग सीधे पद्यांश की चर्चा करते हैं, कैसे प्रश्न बनते हैं, कैसे इन्हें पढ़ना चाहिए और किस स्तर के प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं। देखिए, इसको हम पढ़ के बताते हैं आप लोगों को। यहाँ पर लिखा हुआ है, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै। एक बार पुनः सुने, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखै मृगाः है। ये आपके सामने एक पद्यांश है। अब बहुत से लोग इसे इस तरह से पढ़ भी सकते हैं, बहुत से लोग इसे इस तरह से नहीं भी पढ़ सकते हैं। अब इनसे बनने वाले प्रश्न कैसे हो सकते हैं, किस प्रकार से आपसे प्रश्न बन सकता है, तो प्रश्न हम बनाना शुरू करते हैं आपके सामने। तो यहाँ पे आपको इसका अर्थ नहीं क्लियर हो रहा होगा, एक बार अर्थ भी क्लियर करके बताएंगे। लिखा है, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै। उद्यम अर्थात कार्य, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति यानी कि कोई भी कार्य, कोई भी लक्ष्य उद्यम अर्थात कर्म करने से ही सिद्ध होता है। सिद्ध्यन्ति, देखिए यहाँ बहुवचन प्रयोग किया गया है, सिद्ध्यन्ति सिद्ध होता है। कार्याणि अर्थात कार्य, यानी कोई भी कार्य हमारे द्वारा उद्यम करने से, मेहनत करने से, लगातार कर्म करने से, क्रिया करने से ही सिद्ध होता है। न मनोरथै अर्थात केवल मनोरथ करने से नहीं होता है, अर्थात केवल मन में सोचने से नहीं होता है। जैसे हम लोग कहते हैं आम जीवन में कि सोचने से नहीं होता है, करना पड़ेगा। हालांकि सोच बेहतर होनी चाहिए, लेकिन कर्म भी होना चाहिए। ऐसे हम कल्पना करते रहें कि हम ये परीक्षा पास कर लेंगे, वो परीक्षा पास कर लेंगे, इस पद पे चले जाएंगे, इतना इनकम कर लेंगे, ये कर लेंगे, इससे कुछ नहीं होगा। आपको कार्य करना पड़ेगा उस दिशा में। उसी के संबंध में कह रहा है कि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखै मृगाः है। जैसे सोते हुए शेर के मुख में मृग नहीं प्रवेश कर सकता है, बल्कि शेर को भी यदि भोजन प्राप्त करना है तो मृग का शिकार करना पड़ेगा, अर्थात उससे भी मेहनत या उद्यम करना पड़ेगा। यहाँ से इस बात को उदाहरण के द्वारा सिद्ध करने का प्रयास किया गया है कि आखिर उद्यम किस प्रकार से करना होगा। तो सभी लोगों को, जैसे सिंह को मृग के शिकार के लिए, हिरण के शिकार के लिए कार्य करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, उसी प्रकार से मनुष्यों को भी उद्यम से ही किसी मनोरथ की सिद्ध होगी, अपने लक्ष्य की प्राप्ति होगी। ये इसका अर्थ है। चलिए, इससे बनने वाले प्रश्न, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति, तो पूछेगा कि कार्याणि कस्य सिद्ध्यन्ति, ऐसे क्वेश्चन करेगा। देखिए कितना आसान है, आपको बिल्कुल लग रहा होगा कि बहुत आसानी के साथ बन जाएगा। कार्याणि कस्य सिद्ध्यन्ति मतलब कार्य किससे सिद्ध होता है, आप तत्काल बताएंगे उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि, सिद्ध्यन्ति कार्याणि यानी उद्यम से ही कार्य की सिद्धि होती है। अर्थ अगर आपको समझ में आ गया है तब तो आप बेहतर कर लेंगे, लेकिन अर्थ नहीं समझ में आया है तो क्या करेंगे, इसको भी बताएंगे कि आपको अगर प्रश्न केवल श्लोक पढ़ने में आ रहा है, सुभाषितान पढ़ने में आ रही है, उसका अर्थ नहीं क्लियर हो पा रहा है, तो कैसे करेंगे, इसको भी हम बाद में बताते हैं। दूसरा प्रश्न क्या बन सकता है, इसे देख लेते हैं कि किसके मुख में मृग नहीं प्रवेश कर सकता, या प्रवेश करेगा तो यत्न करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। तो लिखेंगे कस्य मुखै, कस्य मुखै मृगाः प्रविशन्ति
तो जाहिर सी बात है जब मृग की बात आ रही तो मृग के साथ केवल एक ही यहाँ पर दिया गया है जंतु, जो कौन है, तो वह सिंहस्य मुखई, क्या हो जाएगा, सिंहस्य। तो इस तरह से आपको प्रश्न बनाकर देता है और आपको लगता है कि बड़ी कठिन बात है, हमें क्लियर नहीं हो पाएगी। फिर वही आपको करना होगा जैसे पिछले गद्यांश में मैंने बताया था, यहाँ पे हमने 2 क्वेश्चन आपको करके दिखाए हैं। तो जब भी आपको अगर इसका अर्थ है ये प्रचलित हो, जब आप हमसे लगातार पढ़ते रहेंगे तो 3-4 वीडियो में हम जितने भी सुभाषितान बनते हैं उन सभी को कवर कर देंगे। आप टेंशन फ्री रहिएगा, सीटेट में इससे बाहर आएगा ही नहीं। आपको लगातार बस बने रहना है साथ में। जितनी सुभाषितान जितने भी श्लोक होंगे उन सबको हम आपको ऐसे ही वीडियो में करवा देंगे, ऑनलाइन भी करवा देंगे सब। लेकिन फिर भी यदि नहीं समझ में आता है तो आपको सबसे पहले प्रश्नों को पढ़ना होगा, जैसे हमने गद्यांश में बताया था। एक बार प्रश्न को पढ़ लेंगे तो आपको कुछ मात्रा में पता चल जाएगा। जैसे अभी हम करवाते रहेंगे तो अभ्यास से पता रहेगा कस से मतलब क्या होता है, कार्याणि सिद्ध्यन्ति, ये सब तो थोड़ी बहुत आपको थोड़ा सा पढ़ने का प्रयास करेंगे, कुछ न कुछ बातें समझ में आने लगेंगी। तो पहले प्रश्न को पढ़ेंगे, प्रश्न के बाद श्लोक को पढ़ेंगे या सुभाषितान को पढ़ेंगे तो अपने आप क्लियरिटी बन जाएगी। और फिर जहाँ जहाँ पर इनसे संबंधित चर्चा की गई होगी, जहाँ कार्याणि पे टिक कर लेंगे, सिद्ध्यन्ति पे टिक कर लेंगे, तो बचा क्या यहाँ पर, उद्यमेन है, अपने आप आपका आंसर निकल के चला आएगा। ऐसे कस्य मुखे मृगः प्रविशन्ति, तो मुख की बात है, मृग की बात है, कस्य पूछा जा रहा है तो मुख भी हो गया, मृग भी हो गया, मुख भी हो गया, मृग भी हो गया, प्रवेश करने की बात है, प्रविशन्ति भी हो गया, बचा क्या, सिंहस्य। अब इसके बारे में तो चर्चा होगी नहीं, तो आपका ये आंसर अपने आप निकल के आ जाएगा। तो अगर थोड़ी सी बुद्धिमानी करेंगे, ये आया हुआ आपका एक सुभाषितान का श्लोक है, ये प्रेरित करने के अनेक प्रकार के जो है लक्ष्य आप लोगों को दिए होते हैं सुभाषितान के माध्यम से। 8वीं तक या 12वीं तक समझ लीजिए, जो आप लोगों को संस्कृत परिचायिका चल रही थी उसमें ऐसे ऐसे श्लोक आप लोगों को पढ़ाए जा रहे थे जो पूरे जीवन आप लोगों को सहायता करते। हालांकि आप लोगों ने उनको नहीं पढ़ा, तो अब पढ़ के अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। आते हैं दूसरे एक अन्य श्लोक पर और देखते हैं, आप इन्हें नोट करते जाइएगा। नोट डाउन करेंगे तो इनसे आपका परिचय भी रहेगा और सीधे आपको पेपर में मिल सकते हैं। देखिएगा आपके पिछले सभी पेपर में ये सब आए होंगे। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। एसाम न विद्या तपोन दानम, एसाम न विद्या, एसाम न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम, ज्ञानम न शीलम, न गुणो न धर्म है, न धर्म है, ते मर्तलोके, ते मर्तलोके भूय भार होता है, भूय भार होता है, मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, मनुष्य रूपेण, मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। ये देखिए आसान सी सुभाषितानी है जो आप लोगों से शायद पेपर में पूछी गई होगी। एक बार जो बैक ईयर के पेपर सेट सॉल्व करेंगे तो आपको निश्चित रूप से मिलेगा। इतना आसान है कि आसानी से इसे पढ़ेंगे तो अपने आप अर्थ निकल आएगा। आप लोगों को जब हम ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास में पढ़ाते हैं तो ऑफलाइन क्लास में आप लोग देखते होंगे कि अधिकांशतः संस्कृत वाले क्लास में हम कुछ न कुछ श्लोक बोला करते हैं और कई बार आप लोगों के डायरेक्ट वही फंस के आ जाते हैं। तो उन्हीं ऐसे ही अनेक श्लोक जो आप लोगों से परिचय वाले हैं उन्हीं पर चर्चा करते हैं। क्या लिखा है, एसाम न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम, गुणो न धर्म, ते मर्तलोके भूयभार होता, मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। अर्थात एसाम मतलब जिसके पास, एसाम जिसके पास न विद्या, ना तो विद्या है, न तपो ना तो तप है, न दानम ना तो दान है। अर्थात ऐसे किसी व्यक्ति की चर्चा की जा रही है जिस जो न विद्यावान है, न तपवान है, न दानशील है, ना ही ज्ञानवान है, ना उसके अंदर शील है मतलब दया नहीं है, ना तो गुण उसके पास है, ना तो धर्म करता है। ते मर्तु लेके वे, ते यहाँ बहुवचन में, सह तौ ते, आप देखेंगे सह तौ ते, सह एक वचन तौ दो वचन
और ते बहुवचन में होता है। वे मर्तलोके, इस मृतलोक में भूई भार भूता है, ऐसे उत्पन्न हुए हैं जिनका कोई विशेष अस्तित्व नहीं है। भार स्वरूप है, कैसे? भार भूता है, भार के स्वरूप हैं। ऐसे लोग इस पृथ्वी पर कैसे हैं? भार के स्वरूप हैं। मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, और मनुष्य के रूप में, मृग के रूप में चरते हुए हैं, अर्थात इतने साधारण प्राणी हैं कि उनकी गिनती नहीं करनी चाहिए, जिनके पास ना तो विद्या है, न तप है, न दान है, न ज्ञान है, न शील है, न गुणों, न धर्म है। ऐसे लोगों को भार स्वरूप इस पृथ्वी पर मृग के रूप में, मनुष्य के रूप में मृग के समान बताने का प्रयास किया गया है। अब इनसे बनने वाले जो भी प्रश्न होंगे आसानी से आप निकाल लेंगे, तो अर्थ से इन्हें क्लियर कर लीजिएगा और इन्हें नोट डाउन करते रहिएगा, क्योंकि आप लोगों को कम से कम 5-7 श्लोक हम बताने वाले हैं जो पेपर में आप लोगों से बनेंगे। आगे आते हैं, फेमस सुभाषितानि है पृथिव्याम त्रिरत्नानि। अगला है पृथिव्याम त्रिरत्नानि, त्रिरत्नानि। जलमन्नम सुभाषितम, जलमन्नम सुभाषितम। देखिए सुभाषितम नाम आ गया है, यानी कि सुभाषित के रूप में ही है। पृथिव्याम त्रिरत्नानि जलमन्नम सुभाषितम, मूढ़ै पाषाण खंडेषु, मूढ़ै पाषाण खंडेषु, मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते, रत्न संज्ञा विधीयते। बड़ी बेहतर बात है कि आप लोगों का सीटेट का पेपर भी कुछ दिनों के लिए पोस्टपोन्ड हो गया है, तो अब आप लोगों के पास डिटेल समय है कि खूब अच्छे से बिल्कुल सीटेट की तैयारी करिए, और गद्यांश, पद्यांश, साथ में पेडागॉजी सेक्शन, साथ में जो व्याकरण का होगा, तब तक पूरा का पूरा धीरे धीरे करके भी ये पूरा हो जाएगा। लगातार देखते रहेंगे तो आप लोगों को फिर ज़्यादा बर्डन नहीं रहेगा। जब भी ऑफलाइन क्लासेस शुरू होंगी तो आप लोगों को फिर से एक बार रिवीजन हो जाएगा। देखिए कितनी आसानी सी बात है। पृथिव्याम, देखिए इसमें कहते हैं कि संस्कृत में अर्थ नहीं निकलता है। मैं आपको सभी के अर्थ, उससे बनने वाले क्वेश्चन सब आपके सामने बनाकर दिखाऊंगा, जिससे आपका जो संदेह और डर है वो समाप्त हो जाए। लिखा है पृथिव्याम त्रिरत्नानि। पृथिव्याम मतलब पृथ्वी में, त्रिण मतलब कितने? 3। पृथ्वी में त्रिण रत्नानि मतलब 3 ही रत्न हैं। और जब यहाँ त्रिण 3 दिया गया है तो इसका क्या मीनिंग हुआ? 3 का मतलब यही हुआ कि सीधे बहुवचन में प्रयोग किया गया है, तो यहाँ 3 है इसलिए यहाँ पे रत्नानि बहुवचन दिया गया। तो पृथ्वी में केवल 3 रत्न हैं। कौन कौन से? देखिए यहाँ जलमन्नम, यहाँ पे संधि कर दी गई है, जलम प्लस अन्नम, यानी कि जल है और अन्न है। अब बताओ भाई, कोरोना काल में कौन रत्न के रूप में दिखाई पड़ रहा है? जल अन्न रत्न दिखाई पड़ रहे कि नहीं? कि पैसा रत्न दिखाई पड़ रहा है? पैसा उन्हीं को रत्न दिखाई पड़ रहा होगा जिनके पास किसी प्रकार का संसाधन नहीं है, जो खेती नहीं कर सकते, जिनके यहाँ कुछ उपज नहीं हो सकती है। वे लोग ज़्यादा टेंशन में पैसे के लिए, क्योंकि वो खरीद कर ही, क्रय करके ही खा सकते हैं। बाकी जितने लोगों के पास कुछ प्राइमरी प्रोडक्शन का तरीका है, वे लोग अब समझ रहे होंगे कि मूल रूप से कौन से आपके रत्न हैं जिनसे जीवन प्रवाहित होता है, जीवन चलता है, जीवन लगातार आगे बढ़ता जाता है। तो जलमन्नम सुभाषितम, सुंदर वचन। सुंदर वचन कितना इंपॉर्टेंट है। आप किसी व्यक्ति से बड़ी मीठी भाषा में बात करके अच्छे काम करवा सकते हैं, और थोड़ा सा टेढ़ा बोलकर अपना परिचय भी दे सकते हैं, और उससे जो है विरोधी, अपना विरोधी बना सकते हैं। तो 3 रत्नों को माना गया। पृथिव्याम 3 रत्नानि जलमन्नम सुभाषितम। पृथ्वी में 3 रत्न हैं। कौन कौन? जल, अन्न और सुभाषित अर्थात सुंदर वचन। मूढ़ै पाषाण खंडेषु, मूढ़ै पाषाण खंडेषु, मूढ़ व्यक्ति, जो मूढ़ अर्थात मूर्ख होते हैं, पाषाण अर्थात पत्थर के, खंडेषु मतलब टुकड़ों को, जबकि वो पत्थर के टुकड़े खा नहीं सकते हैं। जिनके पास खाने के लिए ना हो, उन्हें हीरा मोती दे दीजिए तत्काल कि लो खा लो। और रेगिस्तान में बैठे हों, पर्वतीय क्षेत्र में हों, जहाँ पर उन्हें दुकानें ना हो कि उसे बिक्री करके चेंज कर सकें, अपने आप उन्हें समझ में आ जाएगा कि हीरा मोती जरूरी है कि जल और अन्न जरूरी है।
तो मूढ़ई पाषाण खंडेषु, मूढ़ लोग, मूर्ख लोग पाषाण अर्थात पत्थर के टुकड़ों को रत्न संज्ञा विधीयते, रत्न की संज्ञा प्रदान करते हैं। बताइए इसमें कौन सी कठिन बात है। इतने सिंपल श्लोक आप लोगों से सीटेट में पूछे जाते हैं कि आसानी से उनके अर्थ आप निकाल सकते हैं। तो अभी हम साधारण तरीके से बता रहे हैं, फिर इसके बाद और प्रश्न तो अपने आप बना सकते हैं। चलिए जरा एक आध दो प्रश्न बनाकर देख लेते हैं कैसे प्रश्न बन सकते हैं। तो यहाँ पर दिया है पृथिव्याम तीन रत्नानि, तो क्या कहेंगे कि पृथिव्याम कति रत्नानि। देखिए आसानी से क्वेश्चन बन गया, पृथ्वी में कितने रत्न होते हैं। अब आपको इसी के अनुसार करना है, अर्थात आपको यहाँ पर दिए गए पद्यांश के अनुसार ही से सॉल्व करना है। तो भाई पृथ्वी में कितने रत्न बताए गए, तीन रत्न बताए गए, त्रिन रत्नानि, तो क्या कर देंगे पृथिव्याम त्रिन रत्नानि। ऐसे और भी बना सकते हैं कि पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा कह विधीयते। अगला प्रश्न बन सकता है पाषाण खंडेषु। आपके सामने प्रश्न इसीलिए बना रहे जिससे आप लोगों को आसानी हो जाए और जो डर है, जो डाउट है, जो संदेह है संस्कृत का, वह समाप्त हो जाए। पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा, रत्न संज्ञा कह विधीयते। आपको पता लग जाएगा कि प्रश्न बनते कैसे हैं गद्यांश पद्यांश से। देखिए अपने आप प्रश्न बन गया, सब कुछ वही कर दिया, बस यहाँ पर कह कर दिया, यहाँ पर कति कर दिया। तो प्रश्नवाचक चिन्हों को पहचानिए और आसानी से सवाल करिए। पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा कह विधीयते, आप कहेंगे पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। इतना तो दिया ही गया प्रश्न में, बच्चा कौन है मूढ़ई, तो आंसर क्या हो जाएगा, चार विकल्पों में मूढ़ई बन जाएगा। तो बिल्कुल ही आसान होता है। चलिए आते हैं हम लोग अगले सुभाषितानि पर, जिससे फेमस है, जो हम लगातार क्लास में ही बोलते रहते हैं आप लोगों में, जिससे कुछ प्रेरणा मिले और बहुत ही प्रेरित करने वाला है। इस पे हम चर्चा करते हैं। अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः, लिख भी देते हैं अभिवादनशीलस्य, अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः, नित्यम वृद्धोपसेविनः सेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम, आयुर्विद्या यशोबलम, आयुर्विद्या यशोबलम। देखिए एक और आपके सामने सुभाषितानि आ गई, इसका अर्थ हम बताते हैं। अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। अर्थात अभिवादनशीलस्य, अभिवादन के शील अर्थात गुण से, शीलस्य यहाँ पर कहा गया है, शीलस्य कहा गया है। तो आप रूप अगर थोड़ा बहुत भी रूप जानते होंगे, समझ रहे होंगे, अस्य लगा हुआ है तो इसका अर्थ क्या निकलेगा। तो अभिवादनशीलस्य, अभिवादन के गुण के कारण, और नित्यम वृद्धोपसेविनः, और नित्य प्रति लगातार वृद्धों के प्रति सेवा भाव होने पर, अभिवादन का गुण होने पर, अभिवादन मतलब क्या है, वही नमस्ते करने का गुण, जो मिले उसका सत्कार करने का गुण, जो भी आपसे वृद्ध हैं उनकी लगातार अभिवादन करें, उनकी सेवा में उपस्थित रहें। तो नित्यम वृद्धोपसेविनः, लगातार वृद्धों की सेवा में लगे रहने से, चत्वारि तस्य वर्धन्ते, उनके चार चीज़ों में वृद्धि होती है। चत्वारि अर्थात चार, चत्वारि तस्य, तस्य मतलब उनके, वर्धन्ते मतलब बढ़ते हैं। क्या क्या बढ़ते हैं, आयु, विद्या, यशो और बलम, अर्थात उनकी आयु, विद्या, यश और बल में वृद्धि होती है। क्यों होती है, व्यवहारिक रूप से देखिए, आप जब भी अपने से बड़ों का आदर सम्मान करेंगे तो वे जब भी मिलेंगे आपको प्रेरित करेंगे और अच्छी बातें बताएंगे। आप भले ही वो आपके विरोधी हों, लेकिन अगर आप लगातार उनके सेवा भाव में रहते हैं, लगातार उन्हें आदर सम्मान देते हैं, तो उनके अंदर आपके प्रति निश्चित रूप से कुछ न कुछ बदलाव रहेगा।
लेकिन जब आप ही स्टाइल में चलेंगे और किसी को पहचानेंगे नहीं, थोड़ा सा भी धन और बल आने से उन्मत्त हाथी की तरह मतवाले हो जाएंगे, तो शायद ही कोई आपसे बड़ा या जो समझदार होगा, जो थोड़ा सा विद्वान होगा, वो तुरंत कहेगा कि घमंडी व्यक्ति हो गया है, अब इसके अंदर कुछ भी नहीं रह गया, समाप्त हो चुका है, इसके तौर तरीके बदल चुके हैं। तो अपने आप जब सभी लोग आपको सम्मानित करते हुए सम्मान के भाव से देखेंगे तो आपको कोई टेंशन नहीं होगा। टेंशन नहीं होगा तो हार्ट बीट नहीं बढ़ेगी, हार्ट बीट नहीं बढ़ेगी, किसी प्रकार का टेंशन नहीं रहेगा तो भाई अपने आप आयु बढ़ जाएगी। जब आपका मन स्थिर होगा तो आपका विद्या पढ़ने में मन लगेगा, नहीं तो लोगों की बुराई करने में मन लगाएंगे। बहुत से लोग लगाते हुए नजर आते हैं, जहाँ भी चार इकट्ठा हो जाएंगे वहीं पे दिमाग लगाना शुरू कर देंगे और समस्या खड़ी हो जाती है जीवन में। जब फंस जाते हैं बुरे से तब उनको टेंशन क्रिएट होता है, तो उनका यश भी क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। और जब सब तरफ लोग पहचान वाले होंगे, सबको आदर देंगे, तो आप बलशाली स्वयं ही महसूस करेंगे। कितनी व्यवहारिक बात है, लेकिन लोग गंभीरता से नहीं लिखते, सोचते हैं बस संस्कृत के श्लोक हैं, इन्हें ऐसे ही पढ़ो, इधर से पढ़ो, इधर से निकाल दो। ठीक है, चलिए तो अभी इसको हम श्लोक बता रहे हैं। अब आपको क्वेश्चन बनाना धीरे धीरे आ रहा होगा। कुछ श्लोक और हम बता देते हैं, नहीं तो कम रह जाएंगे। तो अभी इस प्रश्न नहीं बता रहे, एक प्रश्नों की पूरी श्रृंखला भी बताएंगे, साथ साथ प्रश्न बनाना बताते रहेंगे। अगला देखते हैं, ये भी आपके पेपर में आ चुका है, वर में को गुणी पुत्रो। ध्यान से देखते रहिएगा, सभी आपके पेपर में आए होंगे। वर में को गुणी पुत्रो, वर में को गुणी पुत्रो, वर में को गुणी पुत्रो, न च मूर्ख सत्यान्नपि, न च मूर्ख सत्यान्नपि, एकश्चंद्र तमोहंति, एकश्चंद्र तमोहंति, एकश्चंद्र तमोहंति, न च तारा गणा अपि, न च तारा गणा अपि। देखिए कितना सुंदर श्लोक है। आपको आज ऐसी प्रेरणादायक बातें सुनने को मिलेंगी कि आपको लगेगा कि संस्कृत में वे सारे संस्कार दिए जाते थे जो अपनी जड़ों से जोड़कर और एक बेहतर सामाजिक परिवेश बनाकर रख सकते थे, लेकिन यूरोपियन थॉट्स में लगे रहने के कारण हम लोगों ने उन्हें कहीं भूला बिसरा बना दिया। कितना है, वर में को गुणी पुत्रो, ईश्वर से प्रार्थना की जा रही है कि हे ईश्वर, जिनको भी आप मानते हैं, प्रकृति को मानते हैं, प्रकृति को माने, ईश्वर को मानते हैं, ईश्वर को माने, आकार को मानते हैं, आकार माने, निराकार मानते हैं, निराकार माने, जिन्हें भी मानते हैं, वर में को गुणी पुत्रो, एक ही वर दो कि पुत्र हमारा गुणी हो, यानी कि समाज के लोगों को बताया जा रहा है। न च मूर्ख सत्यान्नपि, 100 मूर्खों की आवश्यकता नहीं है, एक ही पुत्र हो गुणवान हो, 100 मूर्खों के 100 मूर्ख पुत्रों की आवश्यकता नहीं है। एकश्चंद्र तमोहंति, अब उदाहरण से सिद्ध करने का प्रयास किया गया है। अच्छा, एक और बात है, देखिए एक बार शुरू में उद्यमेन ही सिद्ध्यंति कार्याणि न मनोरथै नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः में भी उदाहरण से सिद्ध करने का प्रयास किया गया था। यहाँ भी पहले कार्य बताया गया, फिर उदाहरण से सिद्ध करने का प्रयास किया गया। जो लोग हिंदी के परम विद्वान हैं वो लोग बताएंगे कि ऐसा कौन सा अलंकार होता है, कमेंट में बताने का प्रयास करेंगे, नहीं तो खोजेंगे ऐसा कौन सा अलंकार होता है जहाँ पर पहले किसी सिद्धांत या कार्य को बताया जाता है, बाद में उसे उदाहरण से सिद्ध करने का प्रयास किया जाता है। खोज के बताइएगा, आंसर आप लोगों से मिलेगा तो हम जानेंगे कि आप लोग पढ़ने के लिए थोड़ा लालायित हो रहे हैं। जैसा कि हम लगातार वीडियो में आप देख रहे होंगे, कुछ न कुछ बातें पूछते रहते हैं, इस बार भी पूछ रहे हैं, और आज नहीं तो कल आप लोगों तक मैसेज पहुंचेगा कि इसका उद्देश्य क्या है। चलिए देखते हैं, आगे लिखा है, जैसे एकश्चंद्र तमोहंति, जैसे एक ही चंद्रमा, तम मतलब अंधकार, तमोहंति अंधकार को हर लेता है, न च तारा गणापि, जबकि अनेक तारे आकाश में होने पर भी अंधकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो उसी प्रकार से 100 मूर्ख पुत्र नहीं चाहिए जो अंधकार को दूर न भगा पाए, एक ही चंद्रमा के समान गुणी पुत्र चाहिए जो प्रकाशित कर दे पूरे जीवन को। ऐसा उपदेश देने का प्रयास किया गया है, और प्रश्न उत्तर अपने आप निकाल लेंगे। और आगे बढ़ते हैं, फिर हम प्रश्नों की श्रृंखला करवाएंगे। चलिए एक और सुभाषितन बताते हैं आप लोगों को।
ये भी शायद आपके पेपर में आया होगा, देख लीजिएगा ध्यान से। निंदन्ति नीति निपुणा, निंदन्ति नीति निपुणा है। अच्छा, ध्यान से आप लोग नोट कर लीजिएगा, नहीं तो बाद में कहेंगे कि सीटेट के पेपर में आ गया इसी में से और हम लोगों ने नोट नहीं किया था। तो कायदे से इनको नोट कर लेंगे, निश्चित रूप से देखेंगे पिछले पेपर में आया जरूर होगा। एक दो एक्स्ट्रा हो सकते हैं, 10-20 एक्स्ट्रा हो सकते हैं, क्योंकि 3-4 वीडियो इस पर होंगे आप लोगों के। निंदन्त नीति निपुणा यद्वा स्तुवन्ति, यदि वा स्तुवन्ति, स्तुवन्ति, निंदन्त नीति निपुणा यद्वा स्तुवन्ति, लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम्, लक्ष्मी समाविशति गच्छतु वा यथेष्टम्, गच्छतु वा यथेष्टम्, यथेष्टम्, अद्यैव मरणमस्तु युगान्तरे वा, अद्यैव मरणमस्तु, अद्यैव मरणमस्तु युगान्तरे वा, युगान्तरे वा, न्यायात् पथः प्रावचलन्ति पदं न धीरा है, प्रावचलन्ति पदम न धीरा है। ये भी देखिए बहुत बढ़िया सुभाषितानी है, सुंदर वचन है, सभी आपको प्रेरणा देने वाले वचन हैं। इनको समझाने का प्रयास करते हैं और इनको पढ़ते ही आपको प्रेरणा मिलेगी। क्या कहा गया है, इससे पूरे जीवन जीने का एक सलीका मिलेगा आप लोगों को। ऐसे नहीं सुभाषितान बनाई जाती थी, सुभाषितान जितने विद्वानों ने बनाए उसमें कुछ न कुछ मैसेज, इंस्पिरेशन, मोटिवेशन को शामिल किया है। पढ़ते हैं, निंदन्ति नीति निपुणा यद्वा स्तुवन्ति, लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम्, अद्यैव मरणमस्तु युगान्तरे वा, न्यायात् पथः प्रावचलन्ति पदं न धीरा है। क्या बताया गया है कि नीति के निपुण लोग, नीति के निपुण लोग चाहे स्तुति करें और चाहे निंदा करें। देखिए, निंदन्ति यदि वा स्तुवन्ति, नीति के निपुण लोग चाहे निंदा करें अथवा स्तुति करें। वाह मतलब क्या होता है, वाह मतलब अथवा, विकल्प। जो लोग हमसे ऑफलाइन पढ़ते थे वे जानते हैं, अथवा मतलब विकल्प होता है। तो नीति के निपुण लोग चाहे निंदा करें चाहे स्तुति करें। आगे क्या लिखा है, लक्ष्मी समाविशति गच्छतु वा यथेष्टम्, रुपया पैसा रहे, लक्ष्मी मतलब क्या है, रुपया पैसा रहे, और चाहे गच्छत व यथेष्टम, चाहे वह इच्छानुसार चला जाए, खर्च हो जाए, समाप्त हो जाए। अर्थात लक्ष्मी रहें अथवा ना रहें। अगला क्या लिखा है, अगली पंक्ति, अद्यैव मरणमस्तु, चाहे आज ही मरण हो जाए, चाहे आज ही मृत्यु हो जाए, अथवा युगों के बाद, युगों युगों तक जिंदा रहें, चाहे आज ही मरण हो जाए अथवा युगों युगों तक जिंदा रहें। अगली मोटिवेटिव लाइंस दिया हुआ है, इसको समझिएगा, न्यायात् पथः प्रावचलन्ति पदम न धीरा है। न्याय के पथ पर चलते हुए जो भी धीर पुरुष होते हैं, न्याय के पथ पर चलते हुए उनके चलने पर, उनके आगे बढ़ने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ऐसा बताने का प्रयास किया गया है। यह भी आपके पेपर में पूछा जा चुका है और इसमें कम से कम 10 से 20 क्वेश्चन बन सकते हैं। आगे हम आपको प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आएंगे। तो आज आप लोगों को इतने सुभाषितान और श्लोक हमने पद्यांश के खंड में समझाने का प्रयास किया। उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आया होगा। तो बने रहिए लगातार माँ अकेडमी लखनऊ यूट्यूब चैनल के साथ और बेहतर तैयारी करते रहिए। सबसे बेस्ट और धीरे धीरे लखनऊ के साथ साथ इंडिया के लेवल पर हम लोग टॉप कंटेंट देने वाली टीम ग्रुप में बनेंगे। धन्यवाद।